चुनावी माहौल गरमा रहा है और बहुत सारी बातें इस चुनाव में जो सुनने में आ रही हैं वो सोचने को मजबूर करती है कि सरकारें क्यों बनाई जाती हैं। आज जब छत्तीसगढ़ और बाकी 4 राज्यों का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है, तो जहां पर हमारी सरकारें हैं, विशेषतः छत्तीसगढ़ में, वहां पर अपने मैनिफेस्टो का 95-96% काम करके अपने काम के दम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा जो लंबा फेंकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। और जुमलों की बारिश नई नई है, चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया है। पानी में और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन 2 मिनट में मैं पहले ये बताना जरूरी समझती हूं कि हमने क्या किया है और जनता क्या निर्णय लेगी उस बेसिस पर। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और मुझे लगता है 5 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस चुनाव के मैदान में खड़ी है तो 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल के खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा करता है। हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया और उनके 4000 करोड़ रुपए की बचत कराई। ये बड़ी बात है, 44 लाख परिवारों को हमारे बिजली बिल हाफ की लाभ पहुंचा। हमने 6.5 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी, 10,000 करोड़ से ऊपर की, 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। आज इस देश के किसी भी राज्य में शायद कोई ये कह सके कि उन्होंने 5 लाख रोजगारों का सृजन किया या 85,000 नियुक्तियां की। 2018 से पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करते थे, अब वो संख्या 25 लाख पे पहुंच गई। और इसलिए पहुंची क्योंकि उचित दाम मिल रहा है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं से हमने करीब 1,75 करोड़ रुपए जो है वो लोगों के खाते में पहुंचाया। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है वो अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं। आप इंग्लिश एजुकेशन का, मेडिकल, MBBS की सीटें बढ़ी। हमने आस्था को
ध्यान में रखकर कौशल्या माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, रामगमन पथ बनवाया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हम ये सारी चीजें, ये सारे आंकड़े, ये सारे कीर्तिमान लेके आज जनता के बीच में खड़े और जनता पे हमने छोड़ा है कि हमने ये सब पूरी ईमानदारी से किया। अब फैसला आपको करना, और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। हमारी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आई हैं। लेकिन जब हम ये कर रहे थे तो सामने वाले लोग क्या कर रहे थे? मुद्दा विहीन है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, ना उनके पास मुद्दा है, ना लड़ाई के लिए मुझे उनके अंदर कोई ऊर्जा या उत्साह दिखता है। लेकिन जो बयानबाजी आपको उनके शीर्ष नेतृत्व की सुनाई देती है, उसके पीछे की एक असलियत है कि जब हम ये सब काम छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता के लिए कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेलापन करके हर चीज में रोड़ा अटकाने का काम कर रही थी। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम जो है धान की ज्यादा खरीद करेंगे और ज्यादा दाम पर खरीदेंगे। ये सरकार जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई, उन्होंने ऑर्डर इशू किया और कहा जो सरकार एमएसपी से ज्यादा का पे खरीद करेगी उसको सेंट्रल पूल में उसका नहीं खरीदा जाएगा, प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाएगा। तो तू डाल हम पात। हमारी यहाँ की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट डाल देते हैं, अब आप क्या कीजिएगा। लेकिन असलियत यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह देखा कि एक तरफ वो पार्टी, वो सरकार, वो मुख्यमंत्री, उनका महकमा है जो जनता का भला करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लगातार रोड़ा बनना चाहते हैं और भला होने नहीं देना चाहते हैं किसी कीमत पर। इसके अतिरिक्त करार हमसे किया कि हम 86 मेट्रिक टन आपसे चावल खरीदेंगे, उसको घटाकर 61 मेट्रिक टन कर दिया गया। हम इस पर भी चुप रहते। लेकिन इसी सरकार का दोहरापन और दोगलापन देखिए और दोहरा मापदंड देखिए कि उन्होंने कर्नाटका की सरकार को बोला कि नहीं, आप अन्नभाग्य योजना नहीं लगा सकते, हम तो आपको 35 मेट्रिक टन चावल नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं, तो हमसे क्यों कम खरीद रहे हैं, हम इससे ज्यादा खरीद लीजिए। छत्तीसगढ़ को भी छलेंगे और कर्नाटक को भी छलेंगे, क्योंकि दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और लंबे समय तक आएगी भी नहीं। ये मैं आपको हाजिर नाजिर जानकर एक भविष्यवाणी भी कर देती हूं। तो रेवड़ी चीखने वाले लोग लगातार रबड़ी पर उस रहे थे। यही बस्तर में एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट है, वो अडानी जी को सौंपने के लिए पूरी तरह से आतुर है मोदी जी, और यहां पर आकर बड़े बड़े भाषणों में कहते नहीं जी हम तो नहीं बेचेंगे उसको। तो फिर उसको दीपम की वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर बेचने के लिए रजिस्टर क्यों किया हुआ है, उसकी बोलियां क्यों लगवाई जा रही है। राज्य सरकार ने कहा कि चलिए आप बेचना चाहते हैं, हम खरीद लेंगे, हम चलाएंगे, जिससे लोगों की नौकरियां ना जाए, सरकार का प्रबंधन रहे। आपने कंडीशन लगा दी कि राज्य सरकार बिडिंग का हिस्सा ही नहीं बन सकती है। ये कौन सा दोगलापन है, ये कौन सा सौतेलापन है, ऐसा आप क्यों लगातार कर रहे हैं? आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता ये समझती नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है और आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार भी ये समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए होने वाले काम को रेवड़ी कहते हैं तो ये रेवड़ियां हम और बांटेंगे, क्योंकि सरकारें चुनी इसलिए जाती हैं कि गरीबों का भला हो, किसानों का भला हो, लोकहित का काम करने के लिए। अगर लोकहित का काम को आप रेवड़ी मानते हैं तो ये रेवड़ी इस देश में और बंटनी चाहिए। और इसीलिए जो हमारी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, मैं उसका स्वागत करती हूं कि हमारी पुनः सरकार बनेगी और हम पुनः से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीद करेंगे, 17.5 लाख आवास विहीनों के लिए मकान बनाएंगे, 5 साल में 15 लाख लोगों को रोजगार के लिए जो रोजगार मिशन योजना है उसको और प्रबल तरीके से बनाएंगे। स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो और खुलेंगे। बिजली बिल हाफ योजना जिससे 44 लाख परिवारों का भला हुआ उसको और व्यापक तौर पे करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो लोकहित में काम करें,
वो एक दो धन्ना सेठों की परिक्रमा ना करती रहे, वो लोकहित में काम करे। और लोकहित में काम करना अगर रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटेगी। आप अपनी रबड़ी का हिसाब दीजिए। आज इस देश की 83% आबादी की जो आय है वो आपकी नाक के नीचे कम हुई है, लेकिन आपके परम मित्र तो भैया नंबर 2 पर पहुंच गए विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में। आपके परम मित्र के खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप आते, उसकी कोई जांच नहीं होगी। वो रबड़ी जो आप परोस रहे हैं लगातार इक्के दुक्के अपने मित्रों को, उसके बारे में चर्चा कब होगी? और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये भली भांति समझती है, वो जानती है कि उनके लिए किए गए कामों को जो रेवड़ी बता रहा है वो हमारा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, वो उन लोगों का अपमान कर रहा है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है सूद समेत इसका जवाब उस दिन देगी जिस दिन वो वोट करने के लिए निकलेगी। और आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करती हूं जनता से कि हमारे कामों को देखकर जो हमने पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से आपके लिए किया है, दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाइए जिससे कि हम वो सारे काम और व्यापक तौर पर कर पाए जो हमने पिछले 5 साल में करे। आपके सवालों का स्वागत है। अगर पहले सुमोटो पे ले ले तो उसका मैं अनुग्रहित रहूंगी। मैं पहले तो शराब पर ही बात कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें ज्यादा विचार विमर्श, जिसमें ज्यादा कंसेंसस, जिसमें ज्यादा समन्वय बनाना पड़ता है। उनमें से एक विषय ये है, हमारी सरकार का क्या मत है इस पर? जो शराब से आने वाली न्यूसेंस है उससे सारा प्रदेश झेल रहा है, तो हमारा मत है कि वो न्यूसेंस बंद होनी चाहिए। आगे उसका क्या प्रारूप होगा ये मुझे लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को निर्णय लेना पड़ेगा। जो आपने नियमितीकरण की बात करी, 27% मेरे ख्याल से नियमितीकरण हुआ है, वेतन बढ़ाया उनका, और भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो संविदा पर जिस तरह से लोगों से काम कराया जाता है एडहॉक तरीके से, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उनके लिए कोई ऐसा परिवेश नहीं है सामाजिक तौर पर जिससे कि आज नौकरी है कल को ना रहे तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन 27% वेतन बढ़ाना एक पहल है। मुझे लगता है कमान जब दोबारा से मिलेगी तो हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। दोनों चीजों में समन्वय, दोनों चीजों में बातचीत और ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अनुज जी, मैडम, राजनीति में दावे तो बहुत होते हैं। आपने भविष्यवाणी की, एक भविष्यवाणी मोदी जी के लिए करें और दूसरी के अंदर ही। मैं भविष्य वाचती नहीं हूं, लेकिन आपने कहा कि मैं करूं, तो मैं एक दावे के साथ बात कह सकती हूं कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस ने चुनाव के पहले कहा था धान की खरीद पर, हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। बेरोजगारी भत्ते की बात हमने करके दिखाई। राजस्थान में 500 में सिलेंडर पूरे देश में नहीं मिल रहा, राजस्थान में मिल रहा है। 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना चल रही है। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, पहली कैबिनेट में हमने अपनी 5 गारंटियों को पूरा किया, और तब पूरा किया जब केंद्र सरकार रोड़ा बनाती रही। तो कांग्रेस के वादों में और किसी और के जुमलों में यह अंतर है, और मैं आशा करती हूं कि आप लोग मेरी इस बात पे से सहमत होंगे। आपने भविष्यवाणी करी 2024 में मोदी सरकार नहीं बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये विश्वास मुझे जनता के बीच में रहने से, उनकी बात सुनने से, उनकी विषमताओं को देखने से और सरकार की असंवेदनशीलता से समझ में आता है। एक भविष्यवाणी लेकिन जरूर करती हूं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें बनने जा रही हैं। प्रियंका जी मेरी नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अदना कार्यकर्ता अपनी नेता के लिए कोई भविष्यवाणी करूं, लेकिन यह जरूर कहूंगी कि आधी आबादी के हक की जो